Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss WKB approximation method, which is a most important topic for CSIR NET Physical Science, and it is also an important topic for PGT Physics, mainly for HTET and DSSSB. लास्ट टाइम HSSC के एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, DSSSB में भी मास्टर लेवल का बहुत सा सिलेबस आ जाता है. तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन MSc syllabus. So we are going to discuss it today. WKB approximation method. So WKB approximation method देखो है क्या. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में यू शुड नो द डिफरेंस. क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ हमारी +1 की हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ उसमें पढ़ते हैं, वो सब जो है वो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स तक के लिए वैलिड होती है. ठीक है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगाएं, जैसे कि हम करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स पे उनको लगाते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कस करते हैं, या हाइड्रोजन एटम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें क्लासिकल मैकेनिक्स बताने में फेल हो गई थी, जिसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स आई थी. ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स को हम जो है मेनली एटॉमिक डोमेन पे हम अप्लाई कर सकते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स मेनली हम एटॉमिक डोमेन्स पे अप्लाई कर सकते हैं. तो अभी बेसिकली मैं फेलियर क्लासिकल फिजिक्स की या क्वांटम फिजिक्स की इम्पॉर्टेंस वो सब नहीं बता रही हूँ. उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट अबाउट WKB अप्रॉक्सीमेशन मैथड. WKB अप्रॉक्सीमेशन मैथड है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे. दैट विल बी हेल्पफुल for your CSIR NET exam and PGT Physics all other exams. So this one video is enough for preparing WKB approximation for you. So let's start. देखो, हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन से सॉल्यूशंस निकालते हैं. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्क्रॉडिंगर इक्वेशन की हेल्प लेके कुछ सॉल्यूशंस निकालते हैं. क्या होता है, वेव फंक्शन होता है और एनर्जी फंक्शन होता है. ठीक है, एनर्जी आइगन फंक्शन और वेव फंक्शन हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं स्क्रॉडिंगर इक्वेशन से. और उस स्क्रॉडिंगर इक्वेशन से जो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं वो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस होते हैं, और लेकिन वो हमें कुछ आइडियलाइज सिस्टम के लिए मिलते हैं. जैसे वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल की बात करें, या हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, या हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग या पोटेंशियल बैरियर की बात करें, वहाँ से जो हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, तो ये कुछ ऐसे आइडियलाइज सिस्टम है जिनके लिए हमें क्या होता है, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉडिंगर इक्वेशन. बट अगर हम उन्हीं सिस्टम में उसके पोटेंशियल में थोड़ा बहुत चेंज कर दें, ठीक है, स्लाइड चेंज इन पोटेंशियल कर दें, तो क्या होगा, वो जो सॉल्यूशंस जैसे हम वहाँ से निकाल रहे थे, अब हम उनको वैसे नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो क्या होता है, 3 मेथड होते हैं हमारे पास बेसिकली. एक पर्टर्बेशन मेथड होता है, एक वेरिएशन मेथड होता है, और थर्ड होता है ये WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. ठीक है, कुछ सिस्टम हमारे ऐसे हैं जहाँ एग्जैक्ट सॉल्यूशन स्क्रॉडिंगर इक्वेशन की हेल्प से निकल जाते हैं, पर अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट ना कर पाएँ एंड वी हैव टू कैलकुलेट द approximate solutions, then WKB approximation method is used. ठीक है, अगर हमने पोटेंशियल में कुछ स्लाइड सा चेंज कर दिया और कुछ पर्टर्बेशन आ गई, तो उसमें हम पर्टर्बेशन थ्योरी लगाते हैं, उसके अलग रूल्स हैं. वेरिएशनल प्रिंसिपल है, उसके अलग रूल्स हैं. थर्ड जो WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर टुडे. सो हम उसके बारे में आज बेसिकली बात करेंगे. तो WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड में देखो क्या होगा, हमें इसमें जो पोटेंशियल होगा वो इस टाइप का पोटेंशियल दिया होगा जो स्लोली वेरिंग पोटेंशियल होगा. इसके जो क्वेश्चंस आएंगे किस टाइप के आएंगे, एक हमें पोटेंशियल दिया होगा और एनर्जी आइगन फंक्शन हमें बताना होगा कि एनर्जी आइगन फंक्शन क्या आएगा. ठीक है, और हमें जो φx है इसमें वो गिवन नहीं होगा, φx विल नॉट बी गिवन. ठीक है, तो φx हमें गिवन नहीं होगा, यानी कि वेव फंक्शन गिवन नहीं होगा, और एक स्लोली वेरिंग पोटेंशियल हमें गिवन होगा.
और क्वेश्चन में सेमी क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ये टर्म भी वो यूज़ कर सकता है एग्जामिनर, या डब्ल्यू के बी मेथड से फाइंड आउट करो, ये भी यूज़ कर सकता है। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, सेमी क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन मेथड और डब्ल्यू के बी मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में एक स्लोली वेरिंग पोटेंशियल हमें दिया होगा, वो पोटेंशियल जो एक्स के साथ बहुत स्लोली वेरी कर रहा है। देखो इसमें एक ग्राफ मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ देखो, यहाँ वाई एक्सिस पे वी एक्स लिया हुआ है पोटेंशियल, एंड एक्स एक्सिस पे एक्स है जो वेरी कर रहा है। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल जो है इनिशियली ओरिजिन पे क्या है, ज़ीरो है, और धीरे धीरे वो एक ऐसे कर्व से बना रहा है। ठीक है, पैराबोला की शेप में। तो जो पोटेंशियल है वो स्लोली वेरी कर रहा है, और इसकी एक बाउंड्री है। तो ये जो पोटेंशियल की बाउंड्री है, ये मैंने यहाँ पे x1 x2 ले ली है। ठीक है, पोटेंशियल की बाउंड्री जो मैंने ली है वो क्या ले ली है, x1 x2 ले ली है। यहाँ पे देखो जो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है किसी भी सिस्टम की, वो टोटल एनर्जी हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालें तो क्या आएगी, वो T माइनस पोटेंशियल एनर्जी को V लिख दिया V, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, T माइनस V आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, या यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, x1 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कोई पार्टिकल है वो ऐसे नीचे को आ रहा है। देखो यहाँ पे जो पार्टिकल है ए पॉइंट पे, उसके पास क्या होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है ये ई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही वो नीचे को आएगा क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, और यहाँ पे सी पॉइंट पे आके क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, जैसे ही वो नीचे को आ रहा है क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नेट एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट उसको मेंटेन करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, देखो जब ये यहाँ से फिर अगेन वापस ऊपर को जाएगा राइट साइड पे, तो क्या होगा, इसकी फिर काइनेटिक एनर्जी कम होगी और धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और इस पॉइंट पे आके, जो ये पॉइंट डी मैं लिख रही हूँ, इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी। ये जो पॉइंट्स हैं, देखो ये वाला पॉइंट ए पॉइंट और डी पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये जो एरिया है ए से डी तक, ये जो कर्व वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं क्लासिकली अलाउड रीजन। ठीक है, इसमें दो चीज़ों की हम बात करेंगे, क्लासिकली अलाउड रीजन एंड क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। तो ये जो एरिया है ये क्या है, क्लासिकली अलाउड रीजन है, और ये दूसरा मैं बता रही हूँ, ये वाला ब्लू से जो मैंने डिनोट किया है, ये कैसा है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। ठीक है, ये क्या है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। क्यों क्लासिकली फॉरबिडन है वो हम देखते हैं, और वो क्यों क्लासिकली अलाउड है। देखो ए से डी तक जो मैंने ग्रीन से शेडेड से डिनोट किया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, ठीक है, और जो टोटल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी टोटल एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे ए सी डी वाला जो पोर्शन है, जो ग्रीन शेडेड रीजन मैंने डिनोट किया है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। और अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, यही क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है।
ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस वाले रीजन को इसलिए हमने क्या कहा है, क्लासिकली अलाउड रीजन, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे वो मूव कर सकता है, ठीक है। और क्लासिकली हम क्या कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो x2 से बियॉन्ड आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे डी पॉइंट पे उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके ये जो E है, ये जो E डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, ये क्या है, एनर्जी जितनी उस पार्टिकल के पास है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा एनर्जी उसके पास है नहीं कि वो मूव कर पाए। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, क्वांटम टनलिंग हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, यहाँ पर भी पार्टिकल जा सकता है। तो देखो इस वाले जो रीजन है जो ब्लू से शेडेड किया है, इसको हम क्लासिकल फॉरबिडन रीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कर्व ऐसे ऊपर को जा रही है, इधर से भी इधर से भी, यानी कि इधर वाले रीजन में क्या हो रहा है, इधर वाले रीजन में और इधर वाले में क्या हो रहा है, ये जो Vx है, ये मेन जो ये टोटल एनर्जी है इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। V ज़्यादा आएगा, ये कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी तो वो क्लासिकली अलाउड रीजन नहीं है, तो इसलिए उसको क्या कहा है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन का है। तो इसमें 3 टर्म्स हमारे पास आई हैं, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन और टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट किसको कहा है, ये पॉइंट जहाँ पे से पार्टिकल वापस टर्न करेगा, ठीक है, उसको हमने कहा है यहाँ पे ये डी पॉइंट जो है ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। और टर्निंग पॉइंट पे क्या है, देखो इस टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की है वो ज़ीरो हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/m। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा, जो मैंने p0 लिखा है। तो टर्निंग पॉइंट पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और मोमेंटम क्या होता है, h/λ होता है, ठीक है। तो h/λ अगर ये p0 होगा तो लैम्डा क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जैसे जैसे p0 को अप्रोच करेगा लैम्डा विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, ठीक है। और WKB मेथड की एक लिमिट है कि ये मेथड तभी अप्लाई हो सकता है जब लैम्डा 0 को अप्रोच करे, ठीक है, कि लैम्डा जो है, लैम्डा में ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे स्लोली वैरिंग पोटेंशियल लिया है, पोटेंशियल स्लोली वैरी हो, लेकिन कितना स्लोली वैरी हो, उस जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ की रेंज में, यानी कि 1 लैम्डा तक स्लोली वैरिंग हो, तो लैम्डा 0 को अप्रोच करे। dλ/dx अगर मैं बात करूँ वो लेस देन 1 हो, ये मैं एक बार आपको लास्ट में बता दूंगी। तो अभी बस बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे मोमेंटम 0 होगी, लैम्डा अप्रोच इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये WKB मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यानी कि टर्निंग पॉइंट पे WKB मेथड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट्स पे WKB मेथड अप्लाई नहीं होगा थोड़ा। तो क्लासिकली अलाउड रीजन कौन सा आ गया, x1 से x2 तक, ठीक है। और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कौन सा आ गया, -∞ टू x1 और x2 टू +∞, ठीक है। ये आ गया क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। नेक्स्ट देखो जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p², E = p²/2m हम लोगों ने किया था। वहाँ से p क्या आया था, √2m, जहाँ पे E क्या होता था, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या नहीं, E क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, टोटल एनर्जी में से माइनस कर दो V, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो वही हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है। P क्या आ गया हमारे पास, 2m √E - V, ठीक है। और ये टर्निंग पॉइंट पे p0 होगा, टर्निंग पॉइंट पे p0 होगा, तो E किसके इक्वल होगा, Vx के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये E वाली कर्व है, ये V वाली कर्व है, और टर्निंग पॉइंट्स पे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि E और V यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट पे p0 होगा और E जो होगा वो Vx के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा आगे है, देखो थोड़ा सा कंसेप्ट है इसका WKB अप्रॉक्सीमेशन का। ये तो मेन आपको 3 रीज़न पता चल गए। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 केसेस आते हैं क्वेश्चन में, या 2 रिजिड वॉल का केस आएगा। रिजिड वॉल का मतलब क्या है, जहाँ पे रिजिड वॉल आएगा वहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है।
रिजिड वॉल का केस आप ले सकते हो, जैसे वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल है, वहाँ पे क्या है 0 से A तक पार्टिकल मूव कर सकता है, और साइड पे 2 रिजिड वॉल है जहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे ये Vx इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये 2 रिजिड वॉल वाला केस है। अगर पोटेंशियल इस टाइप का दिया हो कि 2 रिजिड वॉल हो, तो उसमें हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे 3 कंडीशन मैंने डिफाइन की है, जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट एक बार देख लो कि 3 इक्वेशंस कौन कौन सी है और वो कब लगानी है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल इस टाइप का हो कि 2 रिजिड वॉल आ रही हैं, तो इंटीग्रेशन pdx n pi h कट ये कंडीशन लगेगी, ठीक है। नो रिजिड वॉल वाला केस हो तो pdx ये लगेगी n-1 पाई एच कट या n+½ पाई एच कट, दोनों में से क्वेश्चन में जिस टाइप का दिया होगा उस टाइप से हम इसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर 1 रिजिड वॉल वाला केस होगा तो pdx इंटीग्रेशन ये किसके इक्वल आएगा, n-1/4 पाई एच कट और n+3/4 पाई एच कट, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशन के बेस पे WKB का हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन बेसिकली आप लोगों को पता होनी चाहिए पहले, और इजी भी है लर्न करनी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेफ्ट साइड पे क्या है, pdx है, इंटीग्रेशन pdx। राइट साइड पे देखो, अगर 2 रिजिड वॉल है तो n पाई एच कट, कोई रिजिड वॉल नहीं है तो n+½ पाई एच कट, और अगर 1 रिजिड वॉल है तो -½ और कर दो, n-1/4 पाई एच कट, ठीक है। अब वो +3/4 है, -½ है, वो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे, अभी देखो आगे। तो बेसिकली ये 3 कंडीशन आप लोगों को अभी पता होनी चाहिए। देखो क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये क्वेश्चन CSIR नेट में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं WKB में। तो देखो क्या है, अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू AX⁶। तो पोटेंशियल हमें क्या गिवन है, Vx इज इक्वल टू AX⁶ हमें पोटेंशियल गिवन है, वेयर ए इज अ रियल कांस्टेंट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n द क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल En डिपेंड्स ऑन। देखो यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि WKB मेथड यूज़ करना है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि पोटेंशियल गिवन होगा, वेव फंक्शन नहीं गिवन होगा, एनर्जी फंक्शन निकालना है। तो वही है, पोटेंशियल गिवन है, वेव फंक्शन नहीं गिवन है, एनर्जी निकालनी है, तो हम इसी मेथड से निकालेंगे WKB से। तो Vx क्या है, AX⁶ हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ V इज इक्वल टू AX⁶ दिया हुआ है पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो x को कुछ भी फाइनाइट वैल्यू x की पुट करो तो Vx जो है वो इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो Vx की फाइनाइट वैल्यू आ रही है, Vx इनफाइनाइट नहीं आ रहा है x की फाइनाइट वैल्यू पे। तो ये कौन सा केस हुआ, नो रिजिड वॉल वाला नो रिजिड वॉल वाला केस है, ठीक है। जहाँ रिजिड वॉल्स होंगी वहाँ Vx इनफाइनाइट आएगा और x की फाइनाइट वैल्यू पे आना चाहिए, तब वो रिजिड वॉल वाला केस बनेगा। तो ये नॉन रिजिड वॉल वाला केस बन रहा है। अब कंडीशन लगाओ, देखो नॉन रिजिड वॉल वाले केस में मैंने क्या बताया था, नो रिजिड वॉल वाले में pdx क्या होगा, n-½ पाई एच कट या n+½ पाई एच कट, ठीक है। तो कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन है उसमें नो रिजिड वॉल वाला केस ही आपका पूछा जाता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो n+½ पाई एच कट मैंने लगा लिया, pdx इज इक्वल टू n+½ पाई एच कट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो एनर्जी की डिपेंडेंस है वो n के साथ बतानी है, इसलिए मैंने यहाँ हाफ को नेग्लेक्ट करके n पाई एच कट लिख लिया, ठीक है। अगर n+½ में दिया होता ऑप्शंस में तो मैं वो लिख लेती, तो यहाँ n पाई एच कट लिख लिया, चाहे आप n+1½ भी लेके चलो, लास्ट में n कर लेना। तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है, टर्निंग पॉइंट्स ये P जो है मोमेंटम 0 करेंगे तब हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। तो P क्या होता है, 2m E - Vx, यही होता है, ठीक है। इसको 0 करेंगे P को, तो E क्या आ जाएगा, Vx के इक्वल आ जाएगा, Vx के इक्वल आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो है, x की क्या थी, x1 x2 दो वैल्यूज आ रही थी बाउंड्री पे,
अब हमें नहीं पता कितनी आ रही है, वो हम बी एज्यूम कर लेते हैं कि बी आ रही है, ठीक है। तो ई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से वी बी के इक्वल आ जाएगा, और वी बी है यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो वी एक्स, ए एक्स की 6 है तो वी बी क्या आएगा, ए एक्स की जगह बी पुट कर देंगे, ए बी की 6। यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई बाय ए की पावर 1/6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हमने सिंपली पी को 0 पुट किया तो ई वी बी के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली 1/6। अब हमें क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन पी डी एक्स था तो इंटीग्रेशन पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पे पी क्या होता है 2m e माइनस वी एक्स, वी एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी एक्स की पावर 6 dx, और लिमिट्स क्या होती है इसकी x1 टू x2 जो बाउंड्री थी, जो हमारी क्या निकली है यहाँ -b से +b। b की वैल्यू हमने अभी निकाली e बाय a की पावर 1/6 आई, तो वही है ये -e बाय a की पावर 1/6 टू e बाय a की पावर 1/6। राइट हैंड साइड पे n पाई h कट था, वही चलेगा पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। बार बार नहीं बोलूँगी मैं ये वैसे प्रॉब्लम हो रही है मुझे आज थोड़ी, ठीक है। तो देखो ये जो है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम, ये लिमिट्स जो है वो 0 से e बाय a की 1/6 ले लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ गया। अब हमने क्या किया है, √2m यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या आ गया 2 √2m, अंदर क्या आ गया 1 माइनस ए एक्स 6 ई से डिवाइड होगा क्योंकि ई भी तो बाहर कॉमन आया है, और लिमिट्स सेम रही, एन पाई एच कट सेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो उसके बाद हमने क्या किया, देखो ए एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय ई था, ठीक है। ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ए बी की 6, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, ए से ए कैंसल, हमने क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है, इंटीग्रेशन में से ई को हमने एलिमिनेट करना है, क्योंकि ई को हम बाहर लेके आ रहे हैं, हमें ई की एन पे डिपेंडेंस बतानी है, तो हम इंटीग्रेशन को में से ई को सबसे पहले एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो इसीलिए हमने यहाँ से 2m को बाहर निकाला था इंटीग्रेशन से। अभी अंदर ई बच गया था हमारे पास, और ई की हमने वैल्यू पुट कर दी ए एक्स बी, वहाँ से हमारे पास और कैंसिल हो गया। अभी लेकिन हमारे पास लिमिट्स में ई बाय ए आ रहा है, तो हम उसको भी रिमूव करेंगे। हमने क्या किया, एक्स बाय बी को टी पुट कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने एक्स बाय टी को टी पुट किया तो डी एक्स क्या आ गया, बी डी टी आ गया। अब देखो एक्स की वैल्यू 0, अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, ठीक है। जब टी की टर्म्स में हम इंटीग्रेशन को लिखेंगे तो लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो क्या होगा, देखो एक्स अगर 0 है तो टी 0 आएगा, इस वाली इक्वेशन से x 0 है तो t 0 आएगा, और x की वैल्यू b है तो t क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो ये 0 टू e बाय a 1 की पावर 6 लिखा है, तो ये जो e बाय a 1 की पावर 6 है, ये क्या था, b ही तो था, b की वैल्यू ही तो थी e बाय a 1 की पावर 6। तो t यहाँ पे हमने x को b पुट किया तो t की पावर क्या आ गई, t की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखो ऊपर वाले इंटीग्रेशन में 2 √2m ही तो था ही, अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स बाई बी क्या है टी, तो टी की पावर 6, डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे बी डी टी, तो डी टी अंदर, बी यहाँ पे मैंने बाहर ले आई मैं, और लिमिट्स क्या आ गई अब 0 से 1, राइट हैंड साइड सेम। अब देखो ई की डिपेंडेंस क्या आ रही है, ई जो है यहाँ पे √e आ रहा है, ई की पावर हाफ आ रही है, ठीक है। और बी का हमने निकाली थी वैल्यू, क्या आई थी, ई बाय ए की पावर 1/6। अब ये इंटीग्रेशन में क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिंपली एन की डिपेंडेंस बतानी है, तो इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या है, एन है, और ई की पावर क्या आ रही है 1/2 और 1/6, तो 1/2 प्लस 1/6 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। तो ई की पावर 4/6 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ रही है, इसको काट के लिखेंगे तो क्या आएगा 2/3 आएगा, तो ये राइट हैंड साइड पे जाके 3/2 बन जाएगा, यानी कि जो ई एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है 3/2 के, यानी कि एन क्या डिपेंडेंस आ रही है, देखो ये वाली 3/2, ये यहाँ पिक्चर में कट रखा है, इधर ये वाला ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया था, पीडीएक्स कंडीशन लगाई, ठीक है। पीडीएक्स कंडीशन सबसे पहले हमने क्या किया, इसको
P2m e माइनस वी एक्स किया, P को 0 पिट किया, E इज इक्वल टू वी बी आया, और वहाँ से हमने क्या किया, E इज इक्वल टू वी बी से B की वैल्यू कैलकुलेट की। B की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उस फॉर्मूला जो हमने क्वांटम कंडीशन बताई थी PD(x इज इक्वल टू n प्लस हाफ पाई एच कट, उसमें P की वैल्यू और ये लिमिट सब्स्टिट्यूट की। अब हमने E को एलिमिनेट करना है, तो √2m हमने कॉमन ले लिया, अंदर E बच गया, यहाँ E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, लिमिट्स भी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग, तो E की डिपेंडेंस हमने n पे निकाल दी। अब देखो इसी एक क्वेश्चन को करने के 3 मेथड है, एक मेथड मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा मेथड देखो जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो, अगर किसी मेथड से नहीं निकल रहा है तो जो क्वांटम कंडीशन वाला जो फर्स्ट मेथड लगाया है वो एक ट्रिक भी है इसको सॉल्व करने की, वो भी मैं थर्ड मेथड मैं वो बताऊंगी, उससे आप सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो WKB वाला, ठीक है। उस पे जाने से पहले एक बार सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड मेथड देखो, इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से कर सकते हैं, फेस स्पेस वाले मेथड से, फेस स्पेस वाले मेथड से कर सकते हैं। देखो फेस स्पेस क्या होता है, मोमेंटम और एक्स का स्पेस, ठीक है। एक्स और मोमेंटम जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें, तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस में मोमेंटम आएगा, एक्स एक्सिस में जो आएगा कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स के। तो हमने जो हमारे पास एनर्जी है वो क्या है, क्या होती है, p²/2m होती है काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल हमें दिया हुआ है ax⁴ क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से हम E को नीचे ले आए तो क्या बना, px²/2me प्लस ax⁴ इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा और सॉल्व आउट किया तो ये E/a नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बन रही है, किसकी इक्वेशन बन रही है, पैराबोला की बन रही है। यहाँ से px को 0 पुट करेंगे, नहीं इलिप्स की बन रही है, तो यहाँ से क्या करेंगे, px को 0 पुट करते हैं, बाउंड्री कंडीशंस निकालने के लिए मोमेंटम को 0 पुट करते हैं, तो मोमेंटम को 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी E/a की 1/6, तो लिमिट्स क्या आ गई, E/a की -1/6 से E/a की 1/6, और मोमेंटम हमें पता है √2m ही होता है, ठीक है। तो अब देखो हम निकालते क्या होते हैं, pdx निकालते होते हैं, ठीक है, pdx निकालते होते हैं। क्या इस फिगर से हमें pdx पता चल सकता है, ये p है, ये dx है, तो ये इसका पूरे का एरिया जो होगा वो pdx का इंटीग्रेशन होगा। तो अगर हम इसका एरिया निकाल दें तो देखो इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए भी होता है, ठीक है। तो पाई ए की वैल्यू क्या है, देखो 2me, और b की वैल्यू क्या है, E/a की 1/6, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। यहाँ से E की क्या आ रही है, हाफ, और 1/6 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो E की वैल्यू क्या आ गई, n⁵2। तो ये इजी मेथड पड़ता है हमारा थोड़ा सेकंड वाला, सिंपल हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है पाई ए भी करके, और हमारी E की n पे डिपेंडेंस आ जाएगी। और जो थर्ड मेथड है या कह लो ट्रिक है, वो इससे भी ज़्यादा ईजी है, सिंपल हमने एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये ट्रिक मैंने दी हुई है मेथड थर्ड करके, अगर हमें इस टाइप का कोई भी पोटेंशियल दिया है v इज इक्वल टू α(x⁻⁻⁻, ठीक है, तो जो एनर्जी पे डिपेंडेंस होगी वो क्या होगी, 2γ डिवाइड बाय γ/2, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ax⁶, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई 6, तो n पे डिपेंडेंस क्या होगी, 2 × γ 2 × 6 डिवाइड बाय γ+2, यानी कि 6+2, तो क्या आएगी 12/8, और क्या आ गया 3/2, देखो निकल गया डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो WKB प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन में ट्रिक नहीं काम करती या सेकंड मेथड नहीं काम करता, उससे नहीं निकल रहा होता, तो हम लोग वो जो क्वांटम कंडीशन वाला है उससे निकाल सकते हैं। सबसे पहले यही अप्रोच आपकी यही होगी कि सबसे पहले ट्रिक यूज़ करके निकालो, निकल रहा है तो वेल एंड बेटर, इट्स बेटर कि आपका टाइम भी बचेगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं आ रहा है देन यू कैन गो फॉर द अदर ऑप्शन, ठीक है। सो दिस वाज अ क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस्ड विद ऑल द 3 मेथड्स। ये भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये भी CSIR नेट फिजिकल साइंस में क्वेश्चन आया हुआ है पिछले,
तो क्या क्वेश्चन है देखो, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल Vx पोटेंशियल दिया हुआ है हमें, ठीक है, Vx पोटेंशियल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है हमें, Vx पोटेंशियल Ax के इक्वल दिया हुआ है। अगेन देखो इसमें x की आप कोई भी फाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो Vx की फाइनाइट वैल्यू आएगी, इन्फिनाइट तो नहीं आएगी। तो सिंपल फिर से क्या केस बन रहा है, नो रिजिड वॉल वाला केस बन रहा है। अब इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसको मैं थोड़ा फास्ट करवाऊँगी। देखो इसने तो डायरेक्ट कह दिया कि डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन से ई एन की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो एनर्जी का डिपेंडेंस बताना है एन पे, क्योंकि देखो आगे वाली टर्म सब में सेम दी हुई है, ठीक है, ये सब टर्म सेम है, सिंपल है। पावर का डिपेंडेंस बताना है, वही वाला जो मेथड हमने पीछे यूज़ किया वही यूज़ होना है। तो मैं यहाँ थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। देखो v इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, पी डी एक्स इज इक्वल टू एन प्लस हाफ पाई एच कट लगेगा, नो रिजिड वॉल वाला केस है। p को 0 पुट करो तो e क्या आएगा, वी बी के इक्वल आएगा, एक्स बी आ गया तो यहाँ से b क्या आ गया, प्लस माइनस ई बाय ए। तो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया पी डी एक्स, पी क्या होगा 2m e माइनस ए एक्स, और लिमिट्स क्या बनेंगी, b माइनस ई बाय ए से प्लस ई बाय ए एन प्लस हाफ पाई एच कट। लास्ट क्वेश्चन में मैंने हाफ रिमूव कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन में एन पे डिपेंडेंस पूछी थी, यहाँ एन प्लस हाफ पे पूछी है तो मैंने एन प्लस हाफ ही रखा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, यहाँ से 2√2m में कॉमन आ जाएगा और ये 0 से लिमिट्स e प्लस ए ले लेंगे क्योंकि इवन फंक्शन है तो उसका भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2m में बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस ए एक्स बाय ई, ये बच जाएगा। फिर e को हम a भी पुट कर देंगे, फिर a से a कैंसिल, फिर x बाय b को हम t पुट कर देंगे। जो ये इंटीग्रेशन है इसको हम इसमें से हमने e हटाना है तो लिमिट्स भी चेंज कर देंगे, जैसे पीछे किया था वैसे ही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो x बाय b को t पुट कर दिया, dx आ गया b टी टी, ठीक है। अब तो आप लोग कर ही लोगे इसको, 2 इंटू 2m में b बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली e की डिपेंडेंस देखो क्या आ रही है, e अंडर रूट e, ठीक है, और b क्या था हमारे पास e बाय ए, तो e की क्या आ गई हाफ और e की पावर 1 यहाँ पे, तो n प्लस ये सेम आएगा, तो e की पावर क्या आ गई 3/2, तो n प्लस हाफ की पावर क्या आ जाएगी 2/3। तो यहाँ पे e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, n प्लस हाफ की पावर के 2/3 के, ठीक है। सेकेंड मेथड से भी देख लो कैसे करेंगे, पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए एक्स दी हुई है, वो एनर्जी ई के इक्वल होगी, ई नीचे ले आए तो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m ई प्लस ए एक्स बाई ई इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब पी एक्स को 0 पुट करेंगे बाउंड्री निकालने के लिए, पी एक्स को 0 पुट करेंगे तो एक्स हमारे पास ई बाई ए आ जाएगा प्लस माइनस ई बाई ए, ठीक है। बना लो फेस डायग्राम, पी क्या आ गया अंडर√2m ई माइनस ई बाई ए से प्लस ई बाई ए, बाउंड्री कंडीशंस बन गई हमारी। इसका एरिया निकालेंगे, क्या निकलेगा, पाई ए बी, पाई ए क्या दिया हुआ है हमें, ए हमें ये दिया हुआ है और बी हमें ई बाय ए दिया हुआ है, n प्लस 1, फिर ई की पावर यहाँ देखो हाफ है और यहाँ 1 है, 1 और हाफ क्या हो जाएगी 3/2, राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगी 2/3, ठीक है। और वो जो तीसरा मेथड है उसको भी अप्लाई करके देख लो, वो तो बहुत ही सिंपल है। क्या दिया हुआ था, पोटेंशियल हमें क्या गिवन है, v इज इक्वल टू ए एक्स गिवन है, यानी कि गामा की वैल्यू कितनी है 1 है, गामा की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा 2 गामा डिवाइड बाय 2 प्लस गामा होता है, तो 2 गामा, गामा 1 है और गामा 1 प्लस 2 क्या आएगा 3/2, तो सिंपल 2/3 निकल के आ रही है उससे भी, तो कोई सा भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो 2/3 डिपेंडेंस आ रही है, देखो किस में आ रही है, ऑप्शन बी में, तो यहाँ ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अब ये क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, कुछ नहीं है इसमें, सेम वही मेथड यूज़ होना है, 2-4 क्वेश्चंस इसी से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन, अब फिर से वही क्वेश्चन है, देखो पोटेंशियल क्या दिया हुआ है, लैम्डा एक्स की पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है, एनर्जी फंक्शन दिया हुआ है और डब्ल्यू के बी अप्रॉक्सीमेशन से निकालना है। क्वेश्चन में लिख देता है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वेव फंक्शन हमें गिवन नहीं है तो हमें डब्ल्यू के बी अप्लाई करना है, ठीक है। तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये बताना है हमें, एन के पे डिपेंडेंस बतानी है, तो फिर से वही तीनों मेथड से मैं कर रही हूँ।
वी एक्स हमें लैम्डा एक्स की पावर 4 दिया हुआ है, नो रिजिड वॉल वाला केस है। पी डी एक्स एन प्लस हाफ पाई एच कट आ जाएगा, पी की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ई वी बी के इक्वल आ जाएगा। वी बी यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा बी की पावर 4 और बी क्या आ जाएगा, ई बाय लैम्डा की पावर 1/4। तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी क्या आएगा √2m ई माइनस वी एक्स लैम्डा एक्स की पावर 4 डी एक्स, लिमिट्स पुट कर दी, ई बाय लैम्डा 1/4 माइनस से पॉजिटिव तक। फिर देखो ये इवन फंक्शन है तो 0 से ई बाय लैम्डा 1/4 लिमिट कर दी, 2 आगे लेगी मैं यहाँ पे, फिर 2m यहाँ से बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस लैम्डा एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई ई आएगा, जिसको मैंने लैम्डा बी की पावर 4 पुट कर दिया। राइट हैंड साइड सेम चल रही है। फिर इसको लिमिट्स जब हम पुट करते हैं तो क्या होता है, एक बी बाहर आ जाता है, ठीक है, वो बी लिख लिया, ये 2m ही आ गया। अब ये तो ई से इंडिपेंडेंट है, अब इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कुछ होगा चाहे। तो ई क्या है, ई की पावर, अब देखो बी और ई, ये इसको आगे लेके चलो, क्या बनेगा देखो, तो देखो यहाँ पे बी √e आ गया मेरे पास, ठीक है, और b की वैल्यू e बाय लैम्डा की 1/4 आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस हाफ। वो पाई एच कट भी होता है, नहीं लिखा क्योंकि सिंपल e और n की डिपेंडेंस बतानी है, बाकी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो e की क्या आ गई हाफ और 1/4, दोनों को ऐड कर दिया, क्या आ गया e की पावर 3/4। लैम्डा की 1/4 को राइट हैंड साइड पे ले गए तो e क्या आ जाएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, n प्लस 1/2 की पावर क्या आ गई, यहाँ 3/4 थी, तो राइट हैंड साइड पे जाके 4/3 हो जाएगी, और लैम्डा की 1/4 इंटू 4/3 1/3 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा n प्लस हाफ 4/3 और लैम्डा की 1/3, ठीक है। सेकंड मेथड से भी निकाल के देख लो फटाफट। v इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की पावर 4 पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस लैम्डा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू ई को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो, और p को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी e बाय लैम्डा की 1/4, ठीक है। तो पी डी एक्स वही पाई ए भी लगा दो, पाई ए क्या होगा √2m ई, ए की वैल्यू तो हर एक में फिक्स ही होने वाली है, b की वैल्यू e बाय लैम्डा की 1/4 निकाल ली, n प्लस हाफ पाई एच कट, e की पावर हाफ, e की पावर 1/4 और लैम्डा की पावर 1/4, फिर से वही आंसर आ रहा है 4/3 और 1/3, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड से सॉल्व किया था, थर्ड मेथड से भी कर लेना, उससे भी सेम ही आना है। 2 गामा क्या है यहाँ पे 4 आ गया, जो x की पावर 4 x की पावर होती है वो गामा होती है, तो गामा क्या आ गया 4 आ गया। तो करो 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाय 2 प्लस ये 4 प्लस 2 गामा होता है, ये होता है देखो 2 गामा डिवाइड बाय गामा प्लस 2, तो 4 है, ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे आएगा 4 + 2 6, तो 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा, तो 4/3 अगेन 4/3 आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस अभी मैंने डिस्कस किए थे ये नेट फिजिकल साइंस में CSIR में आए हुए हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेटली का क्वेश्चन है। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो थोड़ा अलग था। यूज द WKB अप्रॉक्सीमेशन टू कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन 1 डायमेंशनल बॉक्स विद वॉल एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l, ठीक है। इसने वॉल दे दी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, ठीक है। 1 डायमेंशनल बॉक्स दिया हुआ है, तो हमें पता है ये रिजिड वॉल वाला केस है, ठीक है। रिजिड वॉल v इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो 0 पे भी v इन्फिनिटी है, l पे भी v इन्फिनिटी है। अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखना, रिजिड वॉल वाले केस में β1 β2 अगर कभी भी वैल्यू पूछी जाए रिजिड वॉल पे क्या होती है, β1 और β2 की वैल्यू 0 होती है, और अगर रिजिड वॉल नहीं है सिंपल बीच में तो वहाँ पे π/4 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रिजिड वॉल वाला आ रहा है तो इसमें देखो क्या करा, वही क्वांटम कंडीशन लगाई, pdx, p क्या होता है 2m e माइनस वी एक्स डी एक्स, ठीक है। x1 से x2 लिमिट 1/h कट इधर लिखते थे ना हम n/h कट n प्लस नो रिजिड, ये है रिजिड वॉल वाला केस है तो n/h कट लिखते थे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये h कट
राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, वही आ जाएगा हमारे पास, रीअरेंज करके इसको लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले देखो P को 0 पुट करेंगे तो ई वी एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, और x1 की वैल्यू x1 और x2 यहाँ दिए हुए 0 से l, क्वेश्चन में ही गिवन है हमें। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो, 2m e माइनस वी एक्स होता है, वी एक्स यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, लिमिट्स क्या है, वहाँ पे इन्फिनाइट आ रहा था 0 पे और l पे, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया वी एक्स को, डी एक्स लिमिट 0 से l है, 1/h कट इज इक्वल टू n पाई। वही मैंने कंडीशन बताई थी, n पाई h कट होता है। ठीक है, तो ये h कट को नीचे लेके गए हुए, यहाँ पे रीअरेंज करके वापस यहाँ पे ले आया, आप पहले इधर ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2m बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx 0 से l, तो dx का इंटीग्रेशन होगा तो x होगा, तो अपर लिमिट l माइनस 0 l हो जाएगी, तो 2m ई एल एन पाई एच कट, यहाँ से क्या हो गया देखो, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2m ई एल स्क्वेयर एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, और ई एन एनर्जी क्या आ जाएगी, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर बाई 2m एल स्क्वेयर। तो यहाँ से इस टाइप से डब्ल्यू के बी यूज़ करके वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट WKB अप्रॉक्सीमेशन मैथड। सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, वीडियो पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू।